हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द समरी ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड विच वाज रिटन इन 1820 एंड वाज रिटन बाय द फेमस रोमांटिक पोएट P.B. Shelley. It was written in 1819 but published with the volume of Prometheus Unbound in 1820. It was written in terza rima, which is a stanza of 3 lines which has a rhyming scheme ABC, BCB, CDC, DED, EE. इस पोइम में टोटल जो है 70 लाइन्स हैं, 5 सोनेट्स की फॉर्म में ये लिखी हुई है एंड इट इज़ एन ओड। ओड जो है उसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की या किसी पर्सन की प्रेज में कुछ लिखना, दैट इज़ कॉल्ड ओड। ओड की जो थीम है वो है डेथ एंड रीबर्थ, एंड इस लाइन से हमें ये पता क्लियर हो जाता है कि इसकी थीम डेथ एंड रीबर्थ है। If winter comes, can spring be far behind? This is the very famous line from this ode कि अगर विंटर जो है आ चुकी है, क्या स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का जो सीजन है वो भी दूर रहेगा क्या? वो भी आने ही वाला है। उसके बाद जब विंटर फिनिश होगी तो स्प्रिंग आएगी। मीन्स विंटर इज डेथ एंड स्प्रिंग विल बी द रीबर्थ। सो डेथ एंड रीबर्थ जो है इसका थीम है। एंड पोइट ने इसमें वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर कहा है। वो क्यों कहा है वो हमें पोइम में जो है पता चलेगा। वेस्ट विंड को इसमें स्ट्रॉन्ग बोला गया है, बाउंडलेस बोला गया है, लिमिटलेस बोला गया है एंड अनकंट्रोलेबल, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सारी जो चीज़ें हैं वेस्ट विंड के बारे में कही हैं P.B. Shelley ने। और उसने ये भी कहा है कि इट इज़ नॉट अ स्लेव, कि जो विंड है, वेस्ट विंड है, वो कोई किसी की गुलाम नहीं है। तो इसी आइडिया को लेकर वो कह रहा है कि मैंने भी इस सोसाइटी के जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ हैं, जो रूढ़िवादी आइडियाज़ हैं, उनको ख़त्म करना है। एबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, जो स्लेवरी है उसको एबॉलिश करना है, ख़त्म करना है। और कुछ पॉलिटिकल रीजंस हैं इस ओड को लिखने के पीछे। दैट वाज पीटरलू मैसेकर विच वाज हेल्ड ऑन 16/8/1819 एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो दीज वर द रीजंस ऑफ राइटिंग ओड टू द वेस्ट विंड। So let's start the summary. The poet begins the ode by addressing the west wind. जो poet है वो west wind को address करते हुए इस ode की जो है beginning करता है, शुरुआत करता है, treating it as a force of death and decay, कि वो west wind को as a force of death and decay मान रहा है कि एक death, मैंने आपको बताया था कि death and rebirth is the थीम। तो वो पोइट जो है इस विंड को फोर्स ऑफ डेथ एंड डिके भी एज अ ट्रीट कर रहा है उसको। हाउ एवर ही वेलकम्स इट डिस्पाइट वॉट इट ब्रिंग्स, हालांकि फिर भी वो वेस्ट विंड का है जो वेलकम करता है, बजाय इसको ध्यान में रखते हुए कि वो अपने साथ क्या लेकर आती है, वो विनाश लेकर आती है या खुशियां लेकर आती है, वो इस चीज को नहीं ध्यान में रख रहा, बट फिर भी वो उसका वेलकम कर रहा है। बिकॉज ही बिलीव्स दैट डेथ एंड डिके आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीजनरेशन। हमें पता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, है ना। तो इसी चीज में पॉइंट जो है बिलीव कर रहा है कि डेथ एंड डिके, चाहे वेस्ट विंड जो है डेथ एंड डिके ला रही है अपने साथ, बट फिर भी ये जो चीजें हैं ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रीजनरेशन के लिए जरूरी है। He wishes to see the same reform in society in both political and poetic means. वो भी ऐसा ही कुछ जो रिफॉर्म है सोसाइटी में भी चाहता है कि अगर वेस्ट विंड आती है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी भी है। सो सेम वे से वो कह रहा है कि रिफॉर्मेशन भी सोसाइटी में जरूरी है, पॉलिटिकल वेज से देखा जाए तो भी और किसी और मीन्स से देखा जाए तो भी। और रिफॉर्मेशन की जो जरूरत है वो क्यों है? फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ही नोटिसेस हाउ द विंड इज स्कैटरिंग द डेड लीव्स एंड स्प्रेडिंग द सीड्स। वो नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से जो विंड है वो लीव्स को, पत्तों को, सूखे हुए पत्तों को पेड़ से नीचे गिराती है एंड वो फिर एज अ सीड्स की तरह वो बिखर जाते हैं, है ना। तो दिस विल रिजल्ट इन देयर नर्चरिंग इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। तो इससे क्या होगा, जो सूखे पत्ते हैं जब वेस्ट विंड आती है वो गिर जाते हैं, वो बिखर जाते हैं जमीन पर, तो वो उससे उसके जो सीड्स होते हैं जमीन पर बिखरते हैं। इससे वो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये हो गई डिस्ट्रॉय की बात कि जो विंड आई उसने पत्तों को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो पेड़ भी गिर जाते हैं ना, तो वो डिस्ट्रॉयर हो गई। बट वो प्रिजर्वर कैसे है कि जब स्प्रिंग सीजन आएगा यही जो पत्ते हैं, जो सीड्स नीचे गिरे हैं, तो वो नर्चर भी होंगे उस सीजन में।
नर्चरिंग होगी उनकी स्प्रिंग सीजन में। सो यहाँ पर जो विंड है एज अ डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर जो है उसने क्लियर कहा है कि डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर क्यों है। That is why he calls the wind as a destroyer and preserver. At last the poet appeals to the west wind. अब जो poet है वो west wind को अपील कर रहा है कि मुझे अपना लायर बना लो, टू टर्न हिम इनटू अ लायर। लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि मुझे अपना अपने साथ अपना लायर बना लो, जिससे कि क्या होगा, मैं भी तुम्हारी तरह, जैसे तुम पत्तों को बिखेर रही हो, नर्चर होंगे वो स्प्रिंग में जाकर, है ना, तो मैं भी ऐसे अपने जो वर्ड्स हैं वो स्कैटर कर पाऊँ ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं भी अपने वर्ड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कैटर कर पाऊँ इन डेड लीव्स की तरह। जब ये बिखर के नीचे गिरते हैं तो ये नर्चर होते हैं नेक्स्ट सीजन में, तो मेरे भी वर्ड्स को मैं ऐसे बिखारना चाहता हूँ सोसाइटी में, जिससे कि जो सोसाइटी है वो रिफॉर्म हो सके। At last he concludes by asking the question that if winter will arrive, the spring will also not be far behind. तो वो लास्ट में एक कंक्लूड करता है ओड को, एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर विंटर आ चुकी है, अगर सर्दी का जो मौसम है वो आ चुका है, तो स्प्रिंग का मौसम भी इसके बाद जरूर आएगा। इन अदर वर्ड्स ही बिलीव्स दैट विंटर एंड स्प्रिंग जो है वो दोनों एक बोट में एक समय पर इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि जो विंटर का सीजन है उसमें जो पत्ते जो है वो झड़ते हैं, और स्प्रिंग के सीजन में फिर वही पत्तों के द्वारा जो है नर्चरिंग होती है और न्यू लीव्स जो है आते हैं। तो वो दोनों जो है सेम सीजन में, ये जो दोनों सीजन है वो एक समान नहीं है, बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। सो आई होप यू लाइक द पोएम। इफ सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।